हेलो स्टूडेंट्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने कर ली है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। जैसे हमने बोला कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस थी, कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के बाद हमारे पास नई थ्योरी आई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल। डाल्टन थ्योरी में कहा गया था कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी में कहा गया कि जो एटम है वो अब इनडिविजिबल नहीं है। उसको ऐसा नहीं कि हम तोड़ नहीं सकते। एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट सिमिलर होंगे, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलती है कि ऐसा नहीं है। सेम एलिमेंट के एटम भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, लेकिन इस क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35 और इसका है 37। तो दोनों सेम एलिमेंट के एटम है, लेकिन इनका मास डिफरेंट है। ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में बी सिमिलर। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम सिमिलर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आर्गन एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, लेकिन आर्गन का एटॉमिक मास देखिए 40 और कैल्शियम का एटॉमिक मास भी 40। तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन इनका एटॉमिक मास सेम है। ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एटम स्मॉलेस्ट यूनिट टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी ऐसा ही था, इसमें भी सेम चला हुआ है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की, वो क्या है? एटम ही है। फिफ्थ इज कंबाइनिंग रेशियो ऑफ एटम इज नॉट ऑलवेज बी सिंपल। जब भी डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके एक कंपाउंड एटम बनाएंगे, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है कि एटम की रेशो हमेशा सिंपल ही होगी। ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। जैसे शुगर का एग्जांपल है, इसमें देखिए कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। तो एटम्स की रेशो क्या आ गई? 12, 22, 11। ये जो रेशो है ये एक सिंपल रेशो नहीं है, कॉम्प्लेक्स रेशो है। नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज्ड इनटू अनदर एलिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कहा गया कि एक एलिमेंट के एटम को हम दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस या न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस। जैसे हम इसका एग्जांपल लिखेंगे, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। नाइट्रोजन जब अल्फा पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगा, अल्फा पार्टिकल हीलियम आयंस होते हैं, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, इसके साथ जब स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 17, और साथ में बनेगा प्रोटियम। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजन में। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस। और लास्ट पॉइंट है इसका, मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। इसको हम मास एनर्जी रिलेशनशिप बोलते हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने दिया था, इसलिए इसको हम आइंस्टाइंस रिलेशनशिप भी बोलते हैं। और आइंस्टाइंस रिलेशनशिप क्या है? E=mc²। जो एनर्जी है वो किसके बराबर है? मास, और c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसके स्क्वायर के बराबर है। इसका बोलने का मतलब है कि जो मास है मैटर का वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस हाइपोथेसिस, बर्जीलियस ने क्या किया? गे ल्यूसेक लॉ और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कोरिलेट करने की कोशिश की।
और अपने इस कोरिलेशन में उसने एक जनरलाइजेशन दी। इस जनरलाइजेशन को बोलते हैं हम बर्जीलियस हाइपोथेसिस। 1811 में ये हाइपोथेसिस दिया गया। बर्जीलियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, स्वीडन कंट्री का। बर्जीलियस हाइपोथेसिस की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बर्जीलियस ने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, उसने बोला कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेज हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, हाइड्रोजन लिया 100 ml, क्लोरीन 100 ml, नाइट्रोजन 100 ml, डिफरेंट गैसेज ली लेकिन वॉल्यूम सेम लिया। दूसरी कंडीशन, ये तीनों टाइप की गैसेज सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के ऊपर ली, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बर्जीलियस ने बोला कि हमारे पास डिफरेंट गैसेज हैं जिनका वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर सेम है, तो इन गैसेज के अंदर जो इनके एटम्स होंगे वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। अब मान लो कि यहाँ हाइड्रोजन के एटम 1000 है, तो यहाँ क्लोरीन के एटम भी 1000 ही होंगे और नाइट्रोजन के एटम भी 1000 ही होंगे। ये बोला बर्जीलियस ने कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब इस हाइपोथेसिस को बर्जीलियस ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, जो कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन करेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए डाल्टन और बर्जीलियस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट एक तनाव क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब देखिए हमने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। एक वॉल्यूम हाइड्रोजन, एक वॉल्यूम क्लोरीन, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बन गए। अब हम यहाँ पे बर्जीलियस हाइपोथेसिस अप्लाई करते हैं। हमने मान लिया n एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद n एटम्स ऑफ क्लोरीन एंड देयर आर फॉर्मेशन ऑफ, मैं इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ 2n एटम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम n एटम की जगह 1 एटम लिखते हैं। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ 2 कंपाउंड एटम। यहाँ पे भी क्या होगा, कंपाउंड एटम, क्योंकि उस टाइम मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टाइम कंपाउंड एटम बोलते थे। तो 2 कंपाउंड एटम बन जाएंगे HCl के। अगर हम 1 कंपाउंड एटम बनाना चाहें HCl के, तो हमें क्लोरीन कितना लेना पड़ेगा, हाफ एटम, और हाइड्रोजन भी कितना लेना पड़ेगा, हाफ एटम। हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाफ एटम ऑफ क्लोरीन, 1 कंपाउंड एटम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1 कंपाउंड एटम मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl जो एग्जिस्ट करता है। तो 1 मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाफ एटम हाइड्रोजन, हाफ एटम क्लोरीन का यूज हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने बोला कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो पूरा का पूरा एटम पार्टिसिपेट करेगा, हाफ एटम पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बर्जीलियस और डाल्टन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। इस तनाव को, इस जो विचारों में इनके गतिरोध आ गया, इसको दूर करने के लिए फिर एवोगैड्रो सामने आया। एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है, ये भी इटालियन साइंटिस्ट है। एवोगैड्रो ने बोला, एवोगैड्रो ने सबसे पहले कहा कि यह हमारे पास 2 अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? एक है एटम और दूसरा है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले एवोगैड्रो ने एटम और मॉलिक्यूल को डिफाइन किया, इनकी डेफिनेशन दी। एटम क्या है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, एवोगैड्रो ने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not have independent existence and take part in chemical reaction। इसका मतलब क्या है कि एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम बोलते हैं एटम।
एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हमने यहाँ पे भी लिया हुआ है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। हमने ये लिया हाइड्रोजन है, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, ये हमेशा H2 की फॉर्म में रहता है। तो हाइड्रोजन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हमारे पास नोबल गैसेज है, जैसे नियॉन है, ये इंडिपेंडेंट रह सकता है। या हमारे पास हीलियम है, आर्गोन है, जितनी भी नोबल गैसेज है ये सारे इंडिपेंडेंटली रह सकती है, अकेली रह सकती है। तो एवोगैड्रो ने एटम बोला कि वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकते हैं और इंडिपेंडेंटली नहीं भी रह सकते। उसके बाद मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सबस्टांस एटम, सबस्टांस जो वो एलिमेंट भी हो सकता है और कोई कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन सबस्टांस विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, या HCl का मॉलिक्यूल है, ये सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एवोगैड्रो ने सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन दी, इनको डिफाइन किया। उसके बाद एवोगैड्रो ने एक जनरलाइजेशन दी, एक स्टेटमेंट दी, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। तो एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस पे आते हैं अब। एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, बर्जीलियस हाइपोथेसिस और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पे हमने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पे हमने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो केवल मॉलिक्यूल और यहाँ पे एटम, यही फर्क है दोनों डेफिनेशंस में। तो अब क्या किया एवोगैड्रोस का हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि मान लो हमारे पास 100 ml हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर क्या होंगे? 1000 एटम नहीं होंगे, 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे। और क्लोरीन में भी 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे। सेम नाइट्रोजन में भी 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे, ना कि एटम्स होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन पे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस अप्लाई करते हैं। अब मैं इसको दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बर्जीलियस ने n एटम्स लिया था, और एवोगैड्रो के केस में हम क्या लेंगे? n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। अब हम एक यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लें, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे HCl के। और अगर HCl का एक मॉलिक्यूल हमें बनाना है तो हमें लेना पड़ेगा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और क्लोरीन का एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? अब हमारे पास मैं यहाँ करता हूँ, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, और इसका हाफ मॉलिक्यूल का मतलब है एक एटम ऑफ हाइड्रोजन विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है। वैसे ही ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है Cl2, और क्लोरीन के हाफ मॉलिक्यूल का मतलब है Cl। तो हाफ मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का एक एटम, और यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? क्लोरीन का एक एटम, और ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 atom of hydrogen, half molecules of chlorine means 1 atom of chlorine, they will combine and they will form 1 molecule of HCl। तो इस तरह से एवोगैड्रो ने जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था बर्जीलियस और डाल्टन में, उसको दूर किया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो हमने अब तक किए। नेक्स्ट छोटी सी डेफिनेशन है, इसको हम करेंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टांस। हमारे पास कोई सबस्टांस है, उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो एक मॉलिक्यूल जैसे हमने लिया हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हमने लिया। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? सबस्टांस है। इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2। सेम केस O3 ओजोन। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3। तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। ऑक्सीजन में कितने थे? 2, तो एटॉमिसिटी 2। ओजोन में 3, तो एटॉमिसिटी 3। इसी तरह से हमारे पास है सल्फर S8। तो सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 8। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है वो है उसकी एटॉमिसिटी। एक और छोटा सा रिलेशन है, ये न्यूमेरिकल में यूज होता है। रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी, VD मतलब वेपर डेंसिटी, एंड मोलर मास। सबसे पहले वेपर डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ अ मास ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। हमारे पास मान लो ऑक्सीजन का 100 ml है, तो उस 100 ml ऑक्सीजन का मास कितना है उसको डिवाइड करेंगे जब हम 100 ml ही हाइड्रोजन गैस लेंगे, तो वो आ जाएगी वेपर डेंसिटी। या हमारे पास 100 ml क्या है? क्लोरीन गैस है। उस 100 ml क्लोरीन गैस का मास कितना है उसको हम डिवाइड करेंगे 100 ml हाइड्रोजन गैस के मास से। वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस to the mass of same volume of hydrogen gas. It is known as vapor density. Vapor density और molar mass में रिलेशन क्या है? molar mass is equal to 2 into vapor density। और यहाँ से अगर हम vapor density निकालना चाहेंगे तो vapor density क्या हो जाएगा? vapor density equal to molar mass upon 2। सिंपल सा रिलेशन न्यूमेरिकल में आगे यूज होता है, इसलिए यहाँ पे इसको करना जरूरी है। तो आज के टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, थैंक यू।